हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। कल के लेक्चर में हमने डील किया था एक्चुअल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसा है, लंग्स कैसे होते हैं, ट्रैकिया, एल्वियोलाई और जो दूसरे पार्ट थे उसके ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल। रेस्पिरेशन सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम डील करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप बच्चों हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? क्या कैसी मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की? बेटा अगर मैं आपसे बात करूं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, बेटा इसमें दो फेस होते हैं रेस्पिरेशन में, या फिर बोले हम ब्रीदिंग में दो फेस। कौन सा बेटा? एक होता है इंस्पायरेशन का। किसका बेटा? इंस्पायरेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो हमारे लंग्स में जाएगी। इनका मतलब अंदर, इंस्पायरेशन, ठीक है। और एक होता है बेटा एक्सपायरेशन। क्या होता है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब एग्जिट होगी हमारी जो एयर है एल्वियोलाई की, वो बाहर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट होगी, तो ये होता है एक्सपायरेशन, ठीक है बेटा। तो आप लिख लो, दो फेस होते हैं बेटा इसमें। कौन कौन सा बेटा? एक होता है बेटा इंस्पायरेशन और एक होता है बेटा एक्सपायरेशन। बात समझ में आ गई? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन बेटा क्या होता है? इंस्पायरेशन क्या होता है समझकर बताओ बेटा। अभी मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगी बेटा? ड्राउन इन, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेयर एयर जो होती है, एटमॉस्फेयर एयर, उसका हमारे अंदर जाना बेटा क्या कहलाता है? ड्राउन इन इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन बेटा एल्वियोलर एयर इज ड्रॉन आउट, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। एटमॉस्फेयर की एयर को हमने अंदर लिया, ये क्या है बेटा? इंस्पायरेशन। अब हमने जो हमारी एल्वियोलर जो मेटाबॉलिज्म से CO2 बनी है सेल्स में बेटा, उसको हमने बाहर रिलीज किया, ठीक है बेटा। तो एल्वियोलाई से आ रही है बेटा वो एयर, तो एल्वियोलर एयर को रिलीज आउट करना आपका क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। बात समझ में आ गई बेटा? बेटा इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं और एक्सपायरेशन, जब कब होगा इंस्पायरेशन बेटा? कब होगा इंस्पायरेशन? मतलब कब होगा बेटा? जब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, तब होगा बेटा इंस्पायरेशन। अभी समझाऊंगा कैसे कहानी कैसे चल रही है। एक्सपायरेशन बेटा क्या होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से,
तब होगा एक्सपायरेशन। कैसे हो रहा है ये बेटा? बेटा इंस्पायरेशन की बात करते हैं हम, सांस हमें अंदर लेना है बेटा। इसका मतलब क्या है? जो भी एयर अंदर जा रही है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और जब उसका कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम है तो उसको जाने के लिए बेटा, जब अंदर जा रही है तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, कौन सा स्पेस होगा बेटा? वो कौन सा वॉल्यूम होगा? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, अब होता क्या है बेटा इंस्पायरेशन में? ठीक है, आप मुझे देखना ध्यान से, क्या हुआ बेटा इंस्पायरेशन में? क्या हुआ बेटा? जो मेरा ये थोरैसिक वाला पोर्शन है बेटा, ये हल्का सा लेफ्ट हुआ। ठीक है, लेफ्ट अभी बताऊंगा कौन किस डायरेक्शन में जाता है, किस डायरेक्शन में लेफ्ट होते हैं। अभी आप ऐसे समझ लो, हल्का सा लेफ्ट हुआ, और जो मेरा डायफ्राम था बेटा वो हल्का सा नीचे गया। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा? जो हमारी पल्मोनरी कैविटी थी, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, लंग्स जो है बेटा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। जब उनका वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, तो एक तरीके से मैं बोलूं एयर के लिए स्पेस हो गया, जो बाहर से एयर आ रही है। कहने का मतलब जो बाहर से एयर आ रही है उसके लिए अब यहां पर जगह है। दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूं, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा तो प्रेशर कम हो जाएगा। बॉयल्स का लॉ बेटा क्या कहता है? बॉयल का लॉ अगर आपने पढ़ा हो, इन्वर्सली होता है बेटा वी के। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब बेटा क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। जब वॉल्यूम बेटा बढ़ रहा है तो प्रेशर हो जाएगा कम, और जब बेटा प्रेशर हो जाएगा कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, तब क्या होगा बेटा? इंस्पायरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करके हो रहा है ये। ठीक है बेटा, अब एक्सपायरेशन के केस में देखें हम। एक्सपायरेशन के केस में क्या होगा? जो हमारी बेटा जो थोरैसिक कैविटी है, जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, एक्चुअल में क्या होगा बेटा? रिलैक्स स्टेट में आएंगी। जो इंटरकॉस्टल मसल्स है हमारी, ठीक है, डायफ्राम है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, डायफ्राम ऊपर को आएगा बेटा। और ये रिब्स जो है इंटरकॉस्टल मसल्स, ये बेटा अपन की ओरिजिनल पोजीशन में आएंगी। तो क्या होगा बेटा? जो पल्मोनरी कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा बेटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है अंदर का बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कंपैरिजन करें तो कैसा रह जाएगा बेटा? कम। और जब कम रह जाएगा तो बेटा जो एयर है बेटा, एयर, एल्वुलर एयर बेटा, वो हाई प्रेशर टू लो जाएगी बेटा, तो यहां से एटमॉस्फेयर में जाएगी। बात समझ में आ गई? एल्वुलाई टू एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बकायदा दिखाऊंगा सब चीजें। ठीक है, बस अभी आप सुन लो, ऐसे ही सुन लो। ठीक है, अच्छा बेटा मैं बात करूं, जो एयर का जो मूवमेंट हो रहा है इनर इन और आउट, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इन एंड आउट। ठीक है बेटा, ऑफ द लंग्स, जो एयर है बेटा लंग्स की, उसका जो मूवमेंट हो रहा है इन और आउट जो जा रही है बेटा, तो वो किस वजह से जा रही है बेटा? एक्चुअल में बेटा जो मूवमेंट का होता है बेटा एयर का, जैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये बेटा एक्चुअल में बेटा जो एयर अंदर आ रही है बेटा और जो बाहर जा रही है, ठीक है, तो वो किस वजह से जा रही है बेटा? ये सारा खेल होता है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का जो है इम्बैलेंस होना जरूरी है बेटा, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कौन कौन सी बेटा? प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक और पल्मोनरी प्रेशर का। ठीक है, हमने अभी पढ़ा बेटा।
अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा तो बाहर का रह जाएगा कम, और जब बाहर का रह जाएगा कम तो बेटा अंदर से हवा बाहर आएगी। ठीक है, अगर बेटा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कंपैरिजन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के कैसा हो जाए ज्यादा, यानी कि इसका रह जाएगा बेटा कम, तो जो एयर है बेटा वो हमारे अंदर आएगी। ठीक है, तो ये सारा ही बेटा खेल जो होता है एक्चुअल में किसका होता है, ये सारा खेल होता है बेटा प्रेशर का, तो आप इस बात को याद रखना। ठीक है, अच्छा ये जो प्रेशर है बेटा एक्चुअल में बेटा ये जो प्रेशर है तो वो किसकी हेल्प से प्रेशर का ग्रेडियंट पैदा होता है बेटा, किस वजह से होता है प्रेशर क्रिएट। बेटा प्रेशर जो बनता है, जैसे बेटा देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, आप ऐसे करके मान लो एटमॉस्फेयर का, मान लो जैसे आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 है, ठीक है, अगर पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा 2 तो बेटा क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, इसका मतलब एक्सपिरेशन। अगर पल्मोनरी प्रेशर रह जाएगा 0.5 तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि एटमॉस्फेयर से आपका हो गया कम, तो क्या होगा बेटा इंस्पिरेशन। आप ऐसे करके समझ लो, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा वो तो कांस्टेंट है ना, जो चेंज होगा बेटा, जो चेंज होगा आपका वो होगा पल्मोनरी प्रेशर। बेटा कौन सा प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर। और जो पल्मोनरी प्रेशर है यही ग्रेडियंट बनाता है बेटा प्रेशर का एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, जो आपकी पल्मोनरी प्रेशर है उसके बीच में। ठीक है बेटा, अब ये जो प्रेशर है, अब ये तो बात पता चल गई बेटा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जा रहा है पल्मोनरी प्रेशर तो एक्सपायरेशन कम रह जा रहा है तो इंस्पायरेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारा अंदर के जो लंग्स हैं बेटा, जो हमारा थोरैसिक सेटअप है, रेस्पिरेटरी सेटअप है बेटा, वो कुछ इस तरह से अरेंज है। कल मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी कि चेंज इन थोरैसिक कैविटी, अगर हल्का सा भी थोरैसिक कैविटी जो है आपका थोरैसिक सेटअप है रेस्पिरेशन का, उसमें हल्का सा भी चेंज होता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कहां पर होता है जाकर बेटा लंग्स में। अब मैंने ये भी बताया था कल आपको बेटा कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप ऐसा करके मानो बेटा, जैसे मान लो मेरी थोरैसिक कैविटी जो है, थोरैसिक रीजन, ये इसका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम इसका बढ़ा, तो बेटा लंग्स भी इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं ना। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का भी कम हुआ। अच्छा बेटा एक हुआ ना बेटा, तो एक्चुअल में ये जो सेटअप है, तो इसी सेटअप की वजह से तो ये प्रेशर पैदा हो रहा है बेटा। अगर वॉल्यूम बढ़ जा रहा है बेटा कैविटी का तो प्रेशर हो जा रहा है कम, वॉल्यूम कम हो जा रहा है तो कैसा हो जा रहा है प्रेशर बेटा, हो जा रहा है ज्यादा। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेटअप है बेटा वही कुछ इस तरह का रेंज होता है जो इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो थोरैसिक सेटअप होता है ये हमारा कुछ इस तरह का। अभी दिखाएंगे आपको बेटा कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कौन सी मसल्स किस डायरेक्शन में जाती है, कैसे वॉल्यूम बढ़ता है, सब कुछ। अभी कुछ कुछ बातें हैं बस समझ लो। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में, मान लो मैं यहां बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं बेटा, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, वाइप कर रहा हूं। अब बेटा ऐसे करके फील करो, मान लो बेटा ये मेरा ऊपर वाला जो है बेटा ये थोरैसिक चैम्बर है। क्या बेटा, थोरैसिक चैम्बर। अब यहां से डिवीजन हुआ, ठीक है, इस तरह से मान लो बेटा ये क्या है, मेरे लंग्स हैं। अब बेटा एक सोचने की बात है बेटा, इसका वॉल्यूम बढ़ा, मान लो ये बाहर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा कैविटी जो है एक्चुअल में आगे की तरफ आएगी बेटा, ठीक है, डायफ्राम जाएगा नीचे की तरफ, कुल मिला के वॉल्यूम जो है बेटा वो बढ़ रहा है। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। अब बढ़ाने में बेटा योगदान तो इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए बेटा, ठीक है, डायफ्राम होगा, ये अभी लिखवाऊंगा आपको,
ठीक है, आप समझ लो ये बढ़ रहा है, तो बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होगा लंग्स में जाके। कहने का मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी ऑल्सो इंक्रीज, इसका वॉल्यूम भी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज के केस में तो समझ में आ रहा है, मान लो थोरैसिक चैम्बर है बेटा फूला हुआ है, ठीक है, लंग्स भी फूले हुए हैं, जब वो डिक्रीज करेगा बेटा आपका थोरैसिक चैम्बर तो लंग्स भी डिक्रीज करेंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है बेटा, आपने ये सोचा है मेरे लाल कि थोरैसिक चैम्बर जो है इसका वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो लंग जो है बेटा अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे क्यों नहीं है? सोचने की बात है कि लंग तो वहीं पर रखे हुए हैं बेटा, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये नहीं आ रहा तो लेकर आओ कि थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है बेटा वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो लंग्स में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? लंग्स का जो है बेटा, लंग्स का भी वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? ये सोचा है आपने कभी? अरे मेरे लाल, कल मैंने आपको आंसर दिया था बेटा, ऐसा होता क्यों है कि इसकी जो चैम्बर है इसमें कोई भी बेटा इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो लंग में रिफ्लेक्ट होगा बेटा। कहां रिफ्लेक्ट होगा? लंग में रिफ्लेक्ट होगा। थोरैसिक में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज तो क्यों? अरे मेरे लाल, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने कल आपको बताया था। और जो बेटा हमारी एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है बेटा, समझ रहे हो, जो एक्सटर्नल वाली होती है वो बेटा थोरैसिक चैम्बर से चिपकी हुई होती है, थोरैसिक चैम्बर से, समझ रहे हो। अब एक सोचने की बात है बेटा, मान लो ये मार्कर है बेटा, मेरे हाथ से साइड है बेटा, अब मैं अपने हाथ को इस साइड में ले जा रहा हूं तो क्या मार्कर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मान लो यहां पर मैं फेविक्विक लगा दूं और ऐसे चिपका लूं, अब हाथ को लेकर जाऊंगा मैं तो मार्कर भी साथ में जाएगा, हाथ को लेकर आऊंगा तो मार्कर भी आएगा बेटा। ऐसे ही ये जो इसकी एक्सटर्नल बेटा जो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है एक्सटर्नल, वो थोरैसिक चैम्बर से होती है चिपकी हुई, और जो इंटरनल वाली होती है वो डायरेक्ट लंग की सरफेस पे होती है। यही तो बताया था कल मैंने आपको। तो बेटा यही वजह है कि इसमें कोई भी चेंज हो रिफ्लेक्ट होता है बेटा किसमें? लंग्स में। बात समझ में आ गई? सवाल गलत नहीं होना चाहिए बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप बता देना ऐसा क्यों होता है, क्यों रिफ्लेक्ट होता है लंग्स में, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरैसिक चैम्बर से चिपकी हुई होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो इंटरनल वाली होती है वो लंग सरफेस से। बात समझ में आ गई? इसलिए बेटा इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। खैर, तो अब बेटा जब इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहीं पर प्रेशर ग्रेडियंट बनना है। अब इसका वॉल्यूम मानो बढ़ गया तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बेटा प्रेशर कम हो जाएगा। बॉयल्स का लॉ पढ़ा है हमने, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब बेटा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। अब बेटा सवाल ये है कि हाँ, ये तो समझ में आ गया कि जो एयर है वो अंदर बाहर बेटा जा रही है, बॉडी में से अंदर जा रही है, बॉडी से बाहर आ रही है लंग्स की। ठीक है, वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऐसा हो रहा है, इन और आउट हो रही है। लेकिन इस प्रेशर ग्रेडियंट को पैदा करने में, बनाने में रोल किसका रहता है बेटा? रोल किसका रहता है? किन ऑर्गन्स का, किन मसल्स का बेटा, ठीक है, किन टिश्यू का रोल रहता है। तो आप बेटा क्या लिखोगे यहां पर? प्रेशर ग्रेडियंट किसका रोल रहता है बेटा? इंटरकॉस्टल मसल्स और आपका डायफ्राम। ठीक है बेटा, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उनमें इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का रोल रहता है। हाँ बेटा, जो डीप ब्रीथ होती है, कुछ एक्सरसाइज के टाइम करते हैं बेटा तो बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, या किसी केस में हम बेटा सीने को बांध दें या पेट को बांध दें तब भी ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो उनमें बेटा एडिशनल मसल्स जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं आपकी ब्रीदिंग में। ठीक है, वो मैं आपका एडिशनल मसल्स जो है वो लिखा दूंगा आप। ठीक है बेटा, तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है बेटा, अब इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा होती हैं दो तरह की, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल। और जो बेटा एक्सटर्नल वाली होती है मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यही होती है बेटा जो हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं,
हेल्प इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। कौन सी बेटा? एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का जो बेटा मेनली यूज होता है बेटा वो डीप ब्रीथ में ज्यादा यूज होता है। समझ रहे हो आप? तो बात समझ में आ गई बेटा। कौन कौन सी मसल्स हैं बेटा जो प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में मदद करती हैं बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम। देखो कैसे। ठीक है बेटा, जो आपका डायफ्राम है, ठीक है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट कब बनेगा? मान लो हमें इंस्पिरेशन करना है, इसका मतलब क्या है? इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तभी तो होगा इंस्पिरेशन। ठीक है, और बेटा किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो हमें इंस्पिरेशन करना है, मान लो सांस लेना है, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर बेटा कैसा होना चाहिए? कम। और कम कब होगा बेटा? तो बॉयल गला क्या कहता है? प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ा दो। तो वॉल्यूम हमें बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प कौन करती है? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। तो अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा बेटा? और हमें एक बात पता है बेटा, ये जो मसल्स होती हैं, जो ये इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स के बिटवीन रिब्स में पाई जाती है। और डायफ्राम जो होता है बेटा, ये फाइब्रस एक हाईली मस्कुलर मसल्स होती है बिटवीन थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये पाई जाती है। अब ऐसे करके समझना बेटा, जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है वो बनाया तो उन्होंने ये बेटा, रिब्स ने, स्टर्नम ने, ठीक है बेटा, डायफ्राम ने, इसी ने तो बनाया है। तो ये मसल्स करती क्या है बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगी? इंटरकोस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में, और रिब्स जो है बेटा थोरैसिक चैम्बर को बनाता है, हमारे रिब्स और डायफ्राम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर थोरैसिक चैम्बर में कोई भी चेंज होगा तो वो लंग्स में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है उसकी बाहर वाली लेयर जुड़ी भी होती है थोरैसिक चैम्बर से। अब होता क्या है यहां पर, जो आपका इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, मान लो ये वाली आपका जो है वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है बेटा, और ये लेटरल साइड है। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो आपके वॉल्यूम को इस एक्सिस पर बढ़ाएंगे बेटा। समझ रहे हो? आमने सामने की तरफ आपका क्या करती है? वॉल्यूम को ये बढ़ाती है बेटा। समझ रहे हो? और जो डायफ्राम होता है बेटा, डायफ्राम जो होता है बेटा वो नीचे जाता है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम बेटा ये है, वो जाएगा नीचे। तो क्या होगा बेटा? लंग्स रखे हुए हैं डायफ्राम पे, तो क्या होगा? जब डायफ्राम नीचे जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आगे की तरफ जाएंगी, यानी कि रिब्स को उठाएंगी, तो बेटा थोरैसिक चैम्बर का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया। और जब इसमें बेटा चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है? इसमें बेटा जब वॉल्यूम बढ़ा तो ये रिफ्लेक्ट किसमें होगा? लंग में, यानी कि लंग्स ऑल्सो वॉल्यूम इंक्रीज, लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज। और जब बेटा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर की हवा सीधी जाएगी अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अभी दिखाऊंगा सब चीज, इसके सब चीजें आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, लिख पाऊंगा बेटा इसके बारे में, तो अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वाइप कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो तो ठीक है बेटा, आप लोग मेरे साथ एक लाइन लिखो। रेस्पिरेशन इज carried out by respiration is carried out by कपड़े बना लिए जवाब है? हाँ, ठीक है, मेरे साथ एक लाइन लिखो बेटा। रेस्पिरेशन इज carried out with the help of internal
आई मीन इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है बेटा, तो जो रेस्पिरेशन बेटा होता है, रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, ठीक है, तो वो किसकी मदद से होता है बेटा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स होती है बेटा हमारी, और डायफ्राम। और इंटरकॉस्टल मसल्स बेटा होती है दो तरह की, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कैसे होती है? मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, अब फील करते हैं बेटा, थोड़ा सा बात करेंगे पहले इंस्पायरेशन की, तभी आपको दिखाता हूं मैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की बेटा कंडीशन क्या है? जो एटीएम प्रेशर है बेटा वो कम होना चाहिए पल्मोनरी प्रेशर से, यही तो इसकी कंडीशन है। अब कैसे इसका प्रेशर जो है, पल्मोनरी प्रेशर जो है बेटा, इंस्पायरेशन पल्मोनरी प्रेशर से बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंस्पायरेशन कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा पल्मोनरी प्रेशर से। अब बेटा ऐसा कैसे संभव है? तो इसको करने में बेटा प्रेशर को कम करने में हेल्प करेंगी बेटा हमारी मसल्स। कैसे हेल्प करेंगी? देखो होगा क्या, जो बेटा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती कहाँ है बेटा? ये रिब्स में होती है बेटा। कहां पर होती है? बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में होती है बेटा। ये क्या करती हैं? ये रिब्स है बेटा मेरी सामने की तरफ, ठीक है ना। अगर बेटा मेरी ये रिब्स हैं तो इनमें बेटा क्या होगा बेटा? सोच कर बताओ बेटा। इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। किसमें? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में और इंटरनल डायफ्राम में। तो जब इसमें बेटा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स के बीच में है, तो रिब्स केज को बेटा, रिब्स को ऊपर उठाएंगे बेटा, उठाएंगे ना, रिब्स को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा बेटा? डॉर्सोवेंट्रल साइड में। किस साइड में बढ़ेगा बेटा? डॉर्सोवेंट्रल साइड में। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखो, इनमें हुआ बेटा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ बेटा तो क्या हुआ? जो हमारा थोरैसिक चैम्बर था है बेटा, मान लो डॉर्सल वेंट्रल साइड में ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। कौन से वॉल्यूम को? थोरैसिक वॉल्यूम को। थोरैसिक वॉल्यूम को बेटा। डॉर्सल साइड बेटा कौन सी है? स्पाइनल कॉर्ड वाली, मैं लिख दे रहा हूं याद रहे। और वेंट्रल कौन सी है? स्टर्नम वाली। ठीक है, तो थोरैसिक वॉल्यूम को बेटा ये इंक्रीज करेगी, और जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब क्या होगा? जो पल्मोनरी है बेटा, पल्मोनरी का मतलब मैंने कल आपको बताया था लंग्स। पल्मोनरी वर्ड आया समझ जाओ, लंग्स की बात चल रही है। पल्मोनरी वॉल्यूम है बेटा वो भी इंक्रीज होगा बेटा, कुछ इस तरह से होगा जैसे मैं ये खड़ा हुआ हूं। ठीक है, ये है बेटा मेरी स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो है मेरा बेटा, ये वाला, ये है आपकी रिब्स वाला, रिब्स वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला। तो अब होगा क्या, आप ध्यान से देखना। इसमें हुआ बेटा कॉन्ट्रैक्शन इंटरकॉस्टल मसल्स में। ठीक है, तो इन्होंने रिब्स को ऐसे उठा दिया ऊपर, और जब रिब्स को बेटा ऊपर उठाया इन्होंने
तो वॉल्यूम को अगर आप देखें तो ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, तो वॉल्यूम इस तरह से बढ़ा कुछ बेटा। अब देखो यहाँ पर थी ये और ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें, यहाँ पर आ गया बेटा रिब्स हमारी, तो क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा बड़ा थोरैसिक चैम्बर का बेटा ना, थोरैसिक वॉल्यूम हमारा बड़ा किस पोजीशन में, डोर्सल और वेंट्रल पोजीशन में। ठीक है, तो जो हमारे लंग्स है बेटा, लंग्स अब पता है जो लंग्स होते हैं बेटा उनकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है बेटा, कौन सी वाली, एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन बेटा, वो जुड़ी भी होती है थोरैसिक चैम्बर से। ठीक है, तो थोरैसिक चैम्बर से जुड़ी हुई है तो लंग्स भी कुछ इस तरह से बड़े होंगे बेटा, बड़े होंगे ना। मैं दिखाता हूँ बोर्ड पर। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इमेज। ये है हमारी मान लो थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ये है हमारा डायफ्राम। और ये रखे हुए हैं हमारे लंग्स। ठीक है, यहाँ पर जुड़ता है, मैंने वहाँ जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर इमेज गलत है, लिप्स की तरह लग रहा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लो बस ऐसे ही। ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, अब बेटा रिब्स जो हैं, इसके ऊपर बेटा रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं। अब इंटरकोस्टल मसल जो है बेटा इनके बीच में तो ही है, इन्होंने रिब्स को ऊपर उठाया और जब ऊपर उठाया तो लंग्स भी आएगा इसके साथ, लंग्स में भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इनका भी वॉल्यूम, लंग्स का जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना। तो बेटा इस तरीके का है। ठीक है, आप एक काम करो, ये इमेज देखो। सबसे पहले तो इस इमेज में आप बेटा ये देखिए, पोजीशन देखिए आप इंटरकोस्टल मसल्स की। तो ये बेटा रिब्स हैं, तो रिब्स को यहाँ पर जूम करके दिखाया है, ये वाली आपकी रिब्स हैं और रिब्स के बीच में होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब बेटा ये जो बाहर की तरफ है ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और जो अंदर की तरफ है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल, जो सबसे अंदर है बेटा वो इनर मोस्ट वाली है। कौन सी है वो, इनर मोस्ट। ठीक है, और ये वाली जो आपकी बोन दिख रही है, ये वाली चेस्ट बोन, ये बेटा कौन सी है आपकी, स्टर्नम। ठीक है, तो ये है बेटा, जैसे ये देखिए बेटा, ये बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो दिख रही है बेटा ये है इंटरनल इंटरकोस्टल और ये अंदर की तरफ इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं फंक्शन, कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब कैसे एक्सपायरेशन होता है, कैसे इंस्पायरेशन होता है। तो जो बेटा इनहेलेशन है ये इंस्पायरेशन है और जो एक्सहेलेशन है ये एक्सपायरेशन है। ठीक है, तो होता क्या मैकेनिज्म मैं बताऊं बेटा। ये वाली जो मसल्स दिख रही हैं आपको, ये वाली मसल्स, ये कौन सी है आपकी, एक्सटर्नल, कौन सी है बेटा, ये है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर भी इन लोगों ने मेंशन किया है बेटा, आप ये देखिए। तो इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये रिब्स को आगे की तरफ एलिवेट करती हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोरैसिक चैम्बर की, जो किस डायरेक्शन में बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा, बेटा इस तरीके से बढ़ता है, इस एक्सिस पर। ठीक है, आप इसको मान लो पॉइंट, तो इस एक्सिस पर ये डोर्सो वेंट्रल साइड पर, ये डोर्सो साइड हो गई, ये आपकी वेंट्रल साइड होगी, इस एक्सिस पर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। बेटा अगर इसको जूम करके दिखाऊं, ये बात जो है बेटा ये है आपका डायफ्राम। क्या है बेटा, ये डायफ्राम की मसल्स है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली अंदर वाली हल्की सी दिख रही है बेटा, ये डायफ्राम की है। तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायफ्राम जाएगा नीचे। ठीक है, तो डायफ्राम जब नीचे जाएगा बेटा तो ये किस एक्सिस पर बढ़ाएगा थोरैसिक वॉल्यूम, ये बढ़ाएगा आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर सर एक्सेस पर। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से आपका वॉल्यूम जो है, इस तरह से आपका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से।
तो ये ओवरऑल इंक्रीज हो गया बेटा थोरैसिक चैम्बर में, और ये रिफ्लेक्ट किस में होगा बेटा, लंग्स में। जब लंग्स में रिफ्लेक्ट होगा तो बेटा एयर जो है वो आपकी अंदर आएगी। ठीक है, अगर आप इमेज को ही देखें तो इमेज में भी आपको दिख रहा होगा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा हुआ, और इसमें थोरैसिक वॉल्यूम जो है बेटा वो कम है। अब ये कंडीशन कैसे होती है बेटा, जो डायफ्राम है ये क्या होता है, रिलैक्स, यानी कि ये जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल, यहाँ पर बेटा आप एक्सटर्नल याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं बेटा वो भी जाती हैं आपकी रिलैक्स स्टेट में। किस में जाती हैं, रिलैक्स स्टेट में। तो रिप्स को क्या करती हैं, वो अंदर की तरफ अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिप्स भी जाती हैं। तो अगर देखें बेटा तो कुछ इस तरीके से वॉल्यूम जो है बेटा वो डिक्रीज़ होता है। इस तरह से वॉल्यूम जो है बेटा थोरैसिक चैम्बर का वो डिक्रीज़ होता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, ये होगा एक्सपायरेशन। ठीक है बेटा, ये देखिए आप। देखा बेटा आपने कि पल्मोनरी वॉल्यूम है इंक्रीज कैसे हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कैसे रिप्स को लिफ्ट कर रही है बेटा। ठीक है, तो पता क्या चला बेटा, हमें पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, अब आपका है बेटा डायफ्राम, क्या है बेटा, आपका डायफ्राम। डायफ्राम जो है बेटा वो कहां जाएगा बेटा, डाउन, नीचे की तरफ। डायफ्राम जो है बेटा ये वाला, ये जाएगा आपका नीचे की तरफ। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा बेटा तो कैसे, किस एक्सिस पे बढ़ाएगा बेटा, थोरैसिक। तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है थोरैसिक चैम्बर का, ये जो थोरैसिक चैम्बर है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन किस एक्सिस पर, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। बात समझ में आ गई, एंटीरियर मतलब नेक वाली, पोस्टीरियर मतलब बेटा एब्डोमेन वाली। ये बेटा मैंने नाम इसलिए लिखवा दिया आप समझ जाओ ये साइड कौन सी है ये। तो हुआ क्या इसमें बेटा, डायफ्राम को एंटीरियर और पोस्टीरियर जो एक्सिस है उस पर ये बढ़ाएगा। आप ऐसे करके सोचो बेटा, अभी मैंने आपको दिखाया था ये पोर्शन रिब्स वाला था और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम वाला, तो इस तरह से बढ़ा रहा था इंटरकॉस्टल मसल। अब बेटा ये मान लो ये तो बेटा मेरा है नेक वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन है मान लो ये है मेरा डायफ्राम। ये जो हैंड है बेटा मेरा इस समय ये है डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हमें पता है डायफ्राम को ऊपर लंग्स से रखे, तो जब ये नीचे जाएगा बेटा तो बताया था एनी चेंज इन थोरैसिक कैविटी रिफ्लेक्ट इन लंग्स। तो लंग्स का भी इसका वॉल्यूम जब बढ़ा बेटा थोरैसिक चैम्बर का, तो लंग्स में भी ये रिफ्लेक्ट होगा, लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, लिख लो बेटा। अभी बेटा क्या हुआ, जो थोरैसिक वॉल्यूम था बेटा वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बेटा जो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम है ऑल्सो इंक्रीज, और ये दोनों ही बेटा ये वाला वॉल्यूम और ये वाला ओवरऑल इंक्रीज, ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी ऑल्सो इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब डिक्रीज हो गया तब बेटा क्या होगा, इंस्पायरेशन।
बात समझ में आ गई? अरे बेटा हमारा एम यही तो था कि हमें पता चले बेटा प्रेशर डिक्रीज हो कैसे रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, तब होता है इंस्पिरेशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। तो अब बेटा इस चीज को अगर मैं प्रूव करूं तो आप ऐसे करके मान लो बेटा, मान लो बेटा अब मेरे पास बेटा कोई चीज नहीं है ऐसी जिससे मैं आपको, आप ऐसे मान ली बेटा ये बोतल है पानी की, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है, ये यहां तक भरी भी है। क्या मैं इसको अगर उंगली से दबाऊं दब जाएगी? जाहिर सी बात है दब जाएगी, दब जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर प्रेशर है कम और वॉल्यूम अभी यहां पर बकाया है। मान लो ये 1 लीटर की वेसल्स है तो आधा लीटर ये भरा हुआ है, ठीक है, 0.5 लीटर। तो 0.5 लीटर वॉल्यूम अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रेशर बेटा दब जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर है यहाँ पर कम, वॉल्यूम प्रेशर है यहाँ पर कम, ठीक है बेटा। अब ऐसे करके समझो, इस बोतल को मैंने बेटा यहाँ पर पूरा भर दिया और जब पूरा भर दिया अब मैं दबाऊं बेटा, बोतल दब जाएगी? नहीं दबेगी। क्यों? प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, और जब प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा तो हमें पता है बेटा क्या, वॉल्यूम हो जाएगा कम। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम हो जाएगा कम। बात बिल्कुल समझ में आ गई बेटा। तो कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको। वैसे भी हमारे जो बॉयल साहब हैं, उन्होंने, बॉयल साहब ने क्या कहा था, जो आपका वॉल्यूम है अगर वो बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो ये वाला कहानी भी आप समझ लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको वाइप कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में बेटा क्या होता है? एक्सपायरेशन की कंडीशन क्या थी? कब होगा एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन कब होगा बेटा? हवा बाहर कब निकलेगी? सोचकर बताओ बेटा। अरे मेरा एटॉमिक जो प्रेशर है बेटा, जब वो ज्यादा हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर से, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर से, यानी कि पल्मोनरी प्रेशर है ज़्यादा तो हवा बाहर निकलेगी। आप ऐसे करके भी समझ सकते हो। आप बॉटल लेके आते हो बेटा कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली, ठीक है, तो आप उसको दबाते हो तो वो दबती नहीं है, प्रेशर बहुत हाई होता है बेटा CO2 का उसमें, ठीक है। अब जब जैसे ही आप, अब इसका मतलब क्या है, वो दब क्यों नहीं रही है? क्योंकि प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ही आप हल्का सा ढक्कन खोलते हो उसका, एकदम से गैस निकलती है बाहर को, ठीक है। एक्चुअल में बेटा वहां पर बोतल के अंदर प्रेशर ज़्यादा था और वो गैस चाहती थी वहां से निकलना, निकलना वो गैस वहां से चाहती थी, इसलिए ढक्कन खोलते ही बहुत तेजी के साथ गैस निकलती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है बेटा यहाँ पर, अलग नहीं है बेटा। पल्मोनरी प्रेशर है यहाँ पर, हमारे फेफड़ों में प्रेशर जो है बेटा ज़्यादा है, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रेशर मान लो अब पल्मोनरी प्रेशर हो गया ज़्यादा एयर का, तो क्या हवा वहाँ रुकना चाहेगी? अब नहीं बेटा, वहाँ पर से निकलना चाहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर में भागती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कंडीशन है ये। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर जो है बेटा ज़्यादा होता कब है, कैसे होता है, समझ रहे हो? तो बेटा होगा क्या इसमें, सोच कर बताओ बेटा। When external intercostal muscles, ठीक है, क्या हो जाएंगी बेटा ये, एंड डायफ्राम,
ये हो जाएंगी रिलैक्स। मतलब अगर मैं बोलूं नॉर्मल पोजीशन में, किसमें बेटा, नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, तब वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे नॉर्मल पोजीशन में, मान लो हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए रुको बेटा, यहां पर आप सोचो, जब हमने इंस्पायर किया था तो हमारा डायफ्राम कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है। रिप्स कहाँ होंगे बेटा, ऊपर की तरफ। रिप्स कहाँ होंगे, आगे की तरफ उठे भी होंगे, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम होगा नीचे। जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, डायफ्राम आएगा ऊपर और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आएंगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो इधर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, तो चैम्बर का जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। और जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, ये बोतल है पानी की या किसी और चीज की, पानी यहां तक भरा हुआ है बेटा इसमें, मान लो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। आप एक काम करो, इस बोतल को दोनों हाथों से दबा दो। जब दबाओगे तो वाटर का लेवल आ जाएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि जब आपने दबाया तो इसका जो वॉल्यूम था बेटा वो क्या हो गया बेटा, पहले थी बेटा ये इतनी, अब वॉल्यूम हो गया इसका कम। जब वॉल्यूम बेटा इसका हो गया कम तो प्रेशर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात, वाटर लेवल इसलिए ऊपर भाग जाएगा बेटा, समझ रहे हो। तो प्रेशर भी हमें फील होता हुआ दिखेगा फिंगर पे, ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल पोजीशन में जब ये आएंगे तो क्या होगा बेटा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है, थोरैसिक वॉल्यूम वो डिक्रीज कम हो जाएगा। और जब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो पल्मोनरी प्रेशर है बेटा वो हो जाएगा इंक्रीज। और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, एक्सपायरेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। ठीक, अब बेटा मैं कुछ केस आपको दिखाता हूं। मान लो जब हम करते हैं फोर्स के साथ ब्रीदिंग, फोर्स के साथ ब्रीदिंग बेटा हम कब करते हैं, जब हम मान लो कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं एक्टिव रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एक्टिव रेस्पिरेशन। मान लो कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, या हमारे पीछे चोर पड़ गया तो हम भाग रहे हैं बेटा, तो बहुत तेजी के साथ सांस लेना है। क्यों, क्योंकि मान लो एक्सरसाइज करते हैं बेटा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। और एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज से एनर्जी निकालता कौन है बेटा, ऑक्सीजन। इसलिए बेटा हम तेज तेज सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बन सके। कुल मिला के वो बात छोड़ो बेटा, ये बात बताओ कि जब हम एक्टिव रेस्पिरेशन करते हैं तो होता क्या है। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ होता क्या है। बेटा ये तो जो काम करने का है बेटा करता ही करता है सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल मसल्स होती हैं, वो भी इनकी मदद करती हैं एक्टिव रेस्पिरेशन में, यानी कि फोर्स के साथ जब ब्रीदिंग हम करते हैं तब। ठीक है, तो कौन कौन से केस होते हैं फोर्स के साथ ब्रीदिंग करेंगे, मैंने बताया था एक्सरसाइज का, या फिर रनिंग का, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि O2 का लेवल जो है वो कम हो जाता है, CO2 का बढ़ जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड का। किस केस में बढ़ जाता है बेटा, अरे बेटा धुआं उड़ गया कमरे में, धुआं होता है, धुआं कहते हैं धुआं उड़ गया, अरे धुआं भरा हुआ है कमरे में बेटा, समझ लो उसमें आप घुस गए तो बड़ा तेजी के साथ लगता है। तो ये केस होते हैं बेटा एक्टिव रेस्पिरेशन के। तो मैं इसको वाइप कर दे रहा हूं और नए सिरे से आपको लिख पा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए बेटा केस पढ़ेंगे बेटा हम एक्टिव रेस्पिरेशन का। एक्टिव रेस्पिरेशन इसी को बोल देते हैं बेटा फोर्स्ड ब्रीदिंग, इसी को बोल देते हैं डीप ब्रीथ, ठीक है, गहरी सांस लेना, ठीक है। फोर्स का मतलब फोर्स के साथ इस तरह से ब्रीदिंग करना, ठीक है। तो इस तरह से ब्रीदिंग बेटा कौन से केसेस में आपको देखने को मिलेगी, एक्सरसाइज के टाइम, या फिर आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो आप, ठीक है, या जब कभी अचानक से डीप ब्रीथ बेटा कब होती है, जब O2 का लेवल कम हो जाता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है, मतलब धुएं में भर जाते हैं, तब अचानक से ब्रीथ होती है। तो होता क्या है, एडिशनल मसल्स ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो जो एडिशनल मसल्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। क्यों, क्योंकि जो बेटा रेस्पिरेशन की जो
रेगुलर मसल्स होती है बेटा वो इस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाती, इसलिए दूसरी मसल्स की जरूरत पड़ती है बेटा एक्टिव रेस्पिरेशन में, डीप ब्रीदिंग में। ठीक है, तो बेटा कौन कौन सी मसल्स होती है, सिर्फ मसल्स के नाम मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, प्रोसेस भी है, आप समझ जाना। इंस्पायरेशन की बात बेटा एनसीईआरटी में आपके नहीं है, एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ लिख दिया है जो एडिशनल मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, डीप ब्रीथ में, तो अगर आप चाहो तो उसको पढ़ लेना, नॉलेज अच्छी होती है। ठीक है, वरना आप स्किप कर देना। तो जो एक्टिव रेस्पिरेशन की बात करूं तो जो एक्टिव रेस्पिरेशन में जो इंस्पायरेशन होता है तो उसको भी बोलेंगे एक्टिव इंस्पायरेशन, तेजी के साथ। तो यही तो हो गया एक्टिव इंस्पायरेशन, समझ रहे हो आप। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं बेटा, स्केलिन्स दिखाऊंगा आपको कैसी होती हैं। ये क्या करती हैं, जो अपर रिब्स होती हैं ऊपर वाली बेटा उनको एलिवेट करती हैं, यानी कि ऊपर उठाने का काम करती हैं। ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टिया, ठीक है, ये क्या करती है, जो हमारी स्टर्नम है बेटा, स्टर्नम जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन, ठीक है, उसको एलिवेट करती है यानी कि ऊपर उठाती है। ठीक है, पैक्टोरलिस, ये क्या करती है बेटा, जो पैक्टोरलिस मसल्स होती है ये रिब्स के इस तरह से होती है बेटा, ये रिब्स है, ये पैक्टोरलिस मसल थे, ये पुल करती है रिब्स को। ठीक है बेटा, यानी कि जब फोर्स हम बात करते हैं फोर्स इंस्पायरेशन की, तो हमें बेटा देखो चाहे फोर्स इंस्पायरेशन हो चाहे नॉर्मल इंस्पायरेशन हो, कहने का मतलब रेस्पिरेशन चाहे एक्टिव वाला हो चाहे नॉर्मल वाला हो, जो कंडीशन है बेटा रेस्पिरेशन की वो सेम रहेगी। क्या कंडीशन है कि जब थोरैसिक का वॉल्यूम, थोरैक्स का भैया कैविटी का बढ़ेगा तब इंस्पायरेशन होगा, जब घटेगा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, जब एक्टिव की बात होती है तो दूसरी मसल्स भी जो थोरैसिक कैविटी है का वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमें इंस्पायरेशन की बात है, चाहे कोई सा भी हो, एक्टिव हो चाहे नॉर्मल हो, हमें तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ाना है ना, तो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रही थी, रिब्स को जो है बेटा ऊपर की तरफ उठा रही थी और डायफ्राम नीचे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर स्केलिन्स ये वाली जो होती है बेटा ये भी मदद करती है रिब्स को उठाने में, अपर रिब्स को, ठीक है, एलिवेट करने में। और जो स्टेनोक्लेडोमास्टिया है बेटा ये भी स्टर्नम को उठाने में मदद करती है। पैक्टोरलिस से बेटा ये रिब्स को बाहर की तरफ खींचती है, पुल और पुश, इन दोनों वर्ड को याद रखना बेटा। पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है बेटा खींचना, याद रखना, ठीक है, इस चीज को। तो होता क्या है बेटा, तो ये पुल करती है बाहर की तरफ, ये मसल्स रिब्स को खींचती हैं। क्यों क्यों खींचती हैं बेटा, आप बेटा ये रिब्स हैं इसको बाहर की तरफ खींच रही है, पैक्टोरलिस क्यों खींच रही है, ताकि वॉल्यूम बढ़े, थोड़े से कैविटी का बढ़ जाए। ठीक है, लैटिसाइमस डॉर्सी जो होता है ये जो लोअर रिब्स होती हैं बेटा उनको उठाने का काम करती है, नीचे वाली रिब्स को। ठीक है, ये भी कुल मिला के क्या कह रही है बेटा कि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाए। तो जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो हमारा डायफ्राम जो है बेटा और जो है ऑर्गन वो पार्ट है बेटा वो तो वैसे ही एज इट इज वर्क करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब जो है बेटा कुछ ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोरैसिक कैविटी का। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा एयर की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए। ठीक है, तो ये मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। कहाँ कहाँ कौन क्या करता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा। एक्सपायरेशन में क्या होता है बेटा, एक्सपायरेशन में क्या होता है बेटा, एक्सपायरेशन में आपके सामने कौन कौन सी मसल्स लिखी हुई हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम पढ़ो, एंटीरोलेटरल। कौन सी बेटा, एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। कैसी होती है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वॉल क्या करती है, एब्डोमिनल प्रेशर को बेटा क्या करती है, ये बढ़ा देती है। एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा, जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये बेटा ऐसे करके देखो, इमेज में आपको दिखाऊं, यहां पर देखो, ये एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है, अब होगा क्या, ये मसल्स क्या करेगी, इसका प्रेशर जो है बढ़ा देगी। प्रेशर क्या है, इसको थोड़ा सा दबाकर, जब मान लो ये इधर इस तरीके से हो जाए, मान लो एब्डोमेन सिकुड़ जाए, आगे से भी सिकुड़ जाएगा, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या चाहेगा, कहीं ना कहीं तो बेटा रिलीज होना चाहेगा, निकलना चाहेगा, तो कुछ कोई जुगाड़ नहीं है बेटा,
तो वो इसी को, जो आपका डायफ्राम होता है, इसको ऊपर उठा देता है, वही प्रेशर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल होती है ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने का काम करती है एब्डोमिनल। ऐसा नहीं है बेटा डायफ्राम को पुश कर रही है, वो जो प्रेशर होता है बेटा वो डायफ्राम को पुश करता है, धकेलता है। ऐसे करके समझ लो, आपने एक पेप्सी की बोतल ली, कोई सी भी आप पानी की बोतल ली, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ ढक्कन को आप रख दो, ठीक है, कसो मत उसको। ठीक है, जब आप उस बोतल को दबाओगे ढक्कन निकल के एक साइड में गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बोतल को दबाया इस मसल्स की तरह, जैसे ये पेट को दबा रही है, एब्डोमेन को दबा रही है, जब आपने उसको दबाया तो प्रेशर बॉटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब बॉटल में इंक्रीज होगा तो प्रेशर कहीं तो जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, उसको जगह मिलती है वहां पर, और ढक्कन को वो हटा देता है। सेम केस बेटा ये है, ये जो एब्डोमिनल वॉल होती है ये एब्डोमेन के प्रेशर को बेटा क्या करती है, बढ़ाती है। प्रेशर को बढ़ाती है वॉल्यूम कम करके। जब प्रेशर बढ़ गया तो कहीं तो जाएगा बेटा प्रेशर, तो एब्डोमिनल वॉल को ही वो ऊपर धकेल देता है। और जब एब्डोमिनल वॉल ऊपर गई, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, थोरैसिक वॉल्यूम जो है बेटा, जब ये ऊपर जाएगी, मान लो यहाँ पर थी, अब ये पहुंच गई यहाँ पर, तो थोरैसिक वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, इसका कम हो गया। और जब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स में भी ये दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि लंग्स चिपका हुआ है बेटा, चिपका हुआ है ना, एक्सटर्नल ल्यूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक कैविटी से चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें भी रिफ्लेक्ट, उसका भी वॉल्यूम कम होगा। पल्मोनरी प्रेशर, जब पल्मोनरी प्रेशर बेटा सॉरी कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्सपायरेशन। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये रिब्स को डिप्रेस करने का काम करती हैं, दबाने का। अब ये उठा रही थी सब रिब्स को, ये दबा देगी। अब बेटा यहां से भी दब गया, मान लो ये कैविटी है, ये डायफ्राम है, ये रिब्स हैं। अब रिब्स भी पीछे को आ गई, ये भी ऊपर को आ गया, तो थोरैसिक वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या हो गया, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया। और जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा तो प्रेशर चाहेगा कि मैं निकल के भागूं, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि एक्सपायरेशन होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा ये इमेज, ये आ गए हैं बेटा, हम देख लिया बेटा जो आपने हमारी कैसे फोर्स मसल्स ब्रीदिंग हेल्प कर होती रही है, है डीप बेटा ब्रीदिंग एक्टिव होती है, तो रेस्पिरेशन उसमें में। जो बेटा ठीक है, एसेसरी इसको हमारी मैं वाइप मसल्स कर रहा होती हैं जो हूँ, हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, स्क्रीनशॉट लेना उनके बारे चाहो तो में ले लो। पढ़ेंगे। मैंने आपको लिखवाया था अभी स्टर्मोक्लीडोमास्टोइड, बेटा ये वाली मसल्स होती है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ऊपर की साइड में ये वाली जो मसल्स है ये है स्टर्मोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, और ये बेटा कौन सी है, स्केलिन ग्रुप है। ये ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, कई सारी मसल्स होती हैं स्केलिन मसल। ठीक है, पैक्टोरिस जो है बेटा इसमें दिखाई नहीं है आपको, नेक्स्ट इमेज में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको मैं एक्टिव एक्सपायरेशन की बात करूं तो उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल जो है बेटा वो इन्वॉल्व होती है। इसकी पोजीशन है ये, आपको मैंने आपका जो प्रीवियस जो आपकी पिक्स थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अच्छा बेटा एब्डोमेन की मसल्स हैं, ये भी एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। एब्डोमिनल जो वॉल होती है ये क्या करती है, डायफ्राम को पुल करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा बेटा इमेज में। ये देखिए ये मसल्स होती हैं, इस इमेज को देखिए। ये वाली तो आपकी स्टर्नम हो गई बेटा, ठीक है, और ये वाला तो आपकी प्राइमरी है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी डायफ्राम हो गया। ठीक है, अगर बेटा मैं एक्टिव एक्सपायरेशन या डीप ब्रीथिंग में जो आपके एक्सपायरेशन है उसमें जो मसल्स होती हैं इन्वॉल्व, वो कौन सी होती है, जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स बेटा ये एब्डोमेन की है, रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स ये क्या करती हैं, डायफ्राम को पुल करती हैं ऊपर की तरफ, पुश करती हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये बेटा किसके लिए होती हैं, एक्सपायरेशन के लिए। ठीक है, और ये वाली पोजीशन जो है स्टर्नोक्लीडो मास्टोइड की है बेटा। ठीक है, और ये क्या है, स्केलिन मसल्स है। ये वाली जो मसल्स है ये स्केलिन है, और ये वाली आपको दिख रही है, जूम करके दिखाऊं मैं, ये वाली मसल्स, ये वाली मसल्स, ये वाली जो रेड है ये आपकी कौन सी है, पेक्टोरल्स। ठीक है, तो ये होती हैं बेटा एसेसरी मसल्स आपकी। ठीक है, देख लिया बेटा आपने कैसे मसल्स हेल्प कर रही है बेटा एक्टिव रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसको मैं वाइप कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है बेटा,
तो आई होप आपको मैकेनिज्म जो है बेटा समझ में आई होगी कि कैसे जो है मसल्स हेल्प करती हैं बेटा थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने में, प्रेशर को जो है बेटा घटाने में, बढ़ाने में। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एटमॉस्फेयर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है बेटा वो एक्चुअल में बनता किसकी वजह से है? वो बनता है हमारे थोरेसिक सेटअप की वजह से। इस बात को याद रखना बेटा। थोड़ी सी कुछ बातें और हैं, वो भी आप सुन लो। हाँ, ब्रीदिंग ऐसे करके समझो, एट हाई एल्टीट्यूड। कह रहे हैं बेटा जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ी इलाके, पहाड़, वहां पर बेटा ब्रीदिंग का सिस्टम कैसा होता है, वहां पर लोग कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा दो बातें हैं। जो वहाँ के खुद के रेसिडेंट होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो तो नॉर्मल ब्रीथ करते हैं बेटा। क्यों करते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन जो बेटा कोई विजिटर जाता है वहां पर, ठीक है, तो उसको हाइपॉक्सिया हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसीज हो जाती है हाइपॉक्सिया। ठीक है, क्यों हो जाती है? ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं बेटा इस टॉपिक में। एक्चुअल में बेटा जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं वहां पर एयर जो होती है उसकी डेंसिटी बेटा कम होती है, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी होती है कम। अब बेटा कोई भी विजिटर जब वहां पर पहुंचा तो उसको नौसिया, ठीक है, पैटिक, थकान, ये सारी चीजें, कभी कभी रनी नोज बेटा, ये सारी चीजें फेस करना पड़ती हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं बेटा, चलो बेटा वो पॉल्यूटेंट्स वाला कंसेप्ट है, इसमें नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, तो उनको डिसीज हो जाती है बेटा। इसको एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। बट ये परमानेंट नहीं होती, ये होती है टेम्पररी, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे करके लिखना, मान लो जो आपके एल्टीट्यूड पर ही रहने वाले पीपल होते हैं बेटा, वो तो होते हैं बेटा नॉर्मल। क्यों होते हैं बेटा नॉर्मल, अभी बताऊंगा। लेकिन जब कोई विजिटर वहां पर जाता है, मान लो टूरिस्ट वगैरह जाता है, आप जाना कभी नैनीताल के पहाड़ों में, ठीक है, रुकना कुछ दिन और थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे जाना, नैनीताल के पहाड़ तो छोटे हैं, उसको हो जाती है बेटा हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया, ठीक है। और ये एक तरीके की बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस है, एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, हाइपॉक्सिया। बात समझ में आ गई? अब ऐसा होता क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए होता है आरबीसी का नंबर जो होता है बेटा वो हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है बेटा? आरबीसी क्यों ज्यादा हो जाती है? अरे मेरे लाल एक बात बताओ, आरबीसी का काम क्या है बेटा? आरबीसी का काम क्या है बेटा? ऑक्सीजन को ट्रैप करना, ट्रांसपोर्ट कराना गैसेस का, यही तो काम है आरबीसी का। अब एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर डेंसिटी है लो, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल मान लो ऐसे आप सोचो कितने हैं, कम। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा जुगाड़ करें बॉडी में जिससे कि हम एक भी मॉलिक्यूल एयर का बेकार ना जाने दें। जितने भी मॉलिक्यूल हम ब्रीथ करें वो सारे के सारे ही ट्रैप कर लिए जाएं, पकड़ लिए जाएं, उनका यूटिलाइज हो जाए। तो इसका हमको करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? ज्यादा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी को बेटा ट्रांसपोर्ट, आरबीसी जो है बेटा वही तो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन के। सोचने वाली बात है, आप ऐसे करके समझो बेटा। मान लो 10 पुलिस वाले हैं और 10 चोर हैं, तो 10 पुलिस वाले जब 10 चोर को पकड़ रहे हैं तो हो सकता है कि चोर भाग जाए इधर उधर से निकल के, ठीक है।
लेकिन जब उन 10 चोर को पकड़ने के लिए 100 पुलिस वाले होंगे तो क्या चोर के बच के जाने के चांस हैं? नहीं है, चोर पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे समझो, इसलिए बेटा इनके अंदर आरबीसी का काउंट होता है ज्यादा। ठीक है, अब विजिटर एग्जाम, अब उसके अंदर तो बेटा नॉर्मल आरबीसी है ना, इसलिए उसको जाती है हाइपोक्सिया। क्या हो जाती है बेटा? हाइपोक्सिया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सिम्टम्स की बात करूं बेटा मैं हाइपोक्सिया के, तो आपका फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और क्या हो सकता है? कफ हो सकता है, व्हीजिंग, थकान। समझ रहे हो आप? ये आपके जो होते हैं इसके लक्षण होते हैं हाइपोक्सिया के। ठीक है, अच्छा, आफ्टर फ्यू डेज जो विजिटर होता है बेटा वो हो जाता है एक्लिमेटाइज्ड। एक्लिमेटाइज्ड क्या होता है बेटा? बेटा अडेप्टेशन की शुरुआत, एक्लिमेटाइज्ड कहने का मतलब आबो हवा में ढल जाना। ठीक है, कहने का मतलब वहां के माहौल में ढल जाता है। कौन? आपका जो विजिटर होता है। ठीक है, एक्लिमेटाइज्ड हो जाता है, स्टॉप दी सिम्टम्स, ये सारे लक्षण हो जाते हैं बेटा खत्म। बात समझ में आ गई? क्यों? अब ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू मोर आरबीसी प्रोडक्शन, उसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन जो है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए होता है बेटा ये सब, क्योंकि डेंसिटी वहां की लो बेटा कम है, इसलिए आरबीसी जो है वो बढ़ जाते हैं। चोर पुलिस वाली आपको कहानी बताई थी मैंने अभी आपको। ठीक है, तो ये था हाई एल्टीट्यूड पर बेटा ब्रीदिंग का केस। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बेटा एक वर्ड और है, लिखवा दे रहा हूं आपको, डेड स्पेस। अब ये कौन सी जगह है? आप सोचोगे सर ने ये क्या लिखवा दिया डेड स्पेस। बेटा डेड स्पेस कुछ नहीं है। डेड स्पेस वो जगह होती है बेटा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं उनमें डेड स्पेस उस जगह को बोलते हैं जहां पर कुछ एयर फंसी हुई होती है जो किसी काम की नहीं होती है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किसी में काम में नहीं आती है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर। बात समझ में आ गई? आप ऐसे करके सोचो, आपके घर में जो वाटर की जो पानी की जो मोटर है उसमें मान लो आपने पाइप लगा दिया, ठीक है, या फिर जो खेतों में हमारे भाई हैं बेटा जो काम कर रहे हैं तो उन्होंने इंजन में पाइपलाइन लगा दी। अब क्या होता है, पानी को स्टार्ट कर दिया, मोटर को स्टार्ट कर दिया, इंजन को पानी निकलना चालू हो गया, और जब इंजन बंद किया तो बेटा कुछ पानी पाइपलाइन में, उस पाइप में जो मोटर का पाइप है फंसा हुआ रह जाएगा। तो बेटा वो क्या किसी काम का था? वो सिंचाई के काम का था। या फिर अगर मैं बात करूं मोटर के पाइप की, तो क्या वो हमारे टैंक में जा पाया? नहीं जा पाया। वो पानी किसी काम का था? हाँ वो बात अलग है, बाद में जाए, लेकिन उस समय की बात करूं मैं तो किसी काम का नहीं है ना वो पानी। ठीक है, तो ऐसा ही बेटा केस इसमें होता है। जो हम ब्रीथ करते हैं, समझ लो, जो भी एयर होती है वो पूरी तरीके से बेटा यूटिलाइज नहीं होती है, पूरी तरीके से उसका एक्सचेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखना। डेड स्पेस की बात करूं बेटा, लगभग 30% एयर जो होती है वो डेड स्पेस एयर होती है। ठीक है, अब मान लो टाइडल वॉल्यूम इंसान का 500 है तो उसी से 500 का 3% निकाल लो, 5 या 15, लगभग 150 ml जो एयर होती है वो कहलाती है डेड स्पेस एयर। बात समझ में आ गई? अब तो आप लिख लेना बेटा, कौन सी एयर? एयर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग।
गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो कौन कौन सी जगहें हैं बेटा जहां पर ये आपका डेड स्पेस पाया जाता है? तो एक आधी लिखवा दे रहा हूं बेटा, आपका नेसल चैम्बर हो गया, नेसल चैम्बर, ट्रैकिया में कुछ एयर फंसी भी रह जाती है, ठीक है, एल्विलाई में थोड़ी बहुत रह जाती है, तो ये होते हैं आपके डेड स्पेस। बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं इसको कर रहा हूं वाइप, आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, रेट ऑफ ब्रीदिंग की बेटा, ठीक है, तो 12 से 18 होती है एडोलसेंट में, 18 से 22 होती है चिल्ड्रन में, 0 होती है फीटस में, 10 होती है बेटा 10 ब्रीथ पर मिनट स्लीपिंग में, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करो तो सोते समय सबसे कम होती है, 120 होती है बेटा श्रीयू में, और 6 प्रति मिनट होती है एलिफेंट्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ब्रीथ करने वाला एनिमल है वो श्रीयू, और सबसे कम एलिफेंट्स है, ठीक है। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं बेटा, तो नॉर्मल ह्यूमन की 12 से 16 प्रति मिनट एक नॉर्मल एडल्ट की, कितनी बेटा? 12 से 16 एक नॉर्मल एडल्ट की, ठीक है बेटा। तो नोट आउट कर लेना, याद कर लेना, ये वाली जरूर याद करना, ये वाली ना करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, ये आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो बेटा ये आज हमने लेक्चर में पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आपने देखा कि कैसे मैकेनिज्म हो रही है, कहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे कैसे घट रहा है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।